Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we'll learn about how do our body maintains glucose levels, and that's called blood glucose homeostasis or maintaining blood glucose homeostasis. And then we'll learn about glycemic index. Insulin. Insulin plays a vital role in regulating blood glucose levels. In general, insulin increases the expression or activity of enzymes that catalyzes the synthesis of glycogen, lipids, and proteins. It also inhibits the expression or activity of enzymes that catalyzes the catabolism of glycogen, lipids, and amino acids. तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंसुलिन का क्या काम आता है. इंसुलिन का मेजर रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करना. दूसरा इसका काम ये होता है कि इंसुलिन ही होता है जो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ को और मसल टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनको हेल्प करती है कि वो इंसुलिन की मदद से ब्लड में से ग्लूकोज लेते हैं. ठीक है, तो ये इंसुलिन का काम है. अगर इंसुलिन नहीं होगी तो हमारे मसल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो ब्लड में चाहे ग्लूकोज होगी वो नहीं ले सकता उसको. ठीक है, तो इन जनरल इंसुलिन क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन या एंजाइम्स की एक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है कि वो ग्लाइकोजन, लिपिड्स और प्रोटीन्स इनकी सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, ग्लाइकोजन, लिपिड्स और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, इसका और ये दूसरा फंक्शन ये भी है. ठीक है, उसके अलावा क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्लाइकोजन, लिपिड्स और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन में को इनहिबिट करता है. ठीक है, दूसरा इसका काम ये है. ठीक है, एक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करता है, दूसरा ग्लाइकोजन, लिपिड और प्रोटीन्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और तीसरा इनकी ब्रेकडाउन को इनहिबिट करता है. अच्छा, इंसुलिन अब कहाँ से आती है? इंसुलिन आती है पेनक्रियाज में से. ठीक है, पेनक्रियाज होते हैं जो दो हमारे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट कर रही होती है, और ये दोनों हार्मोन्स ही हमारी प्रोटीन, लिपिड और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट होते हैं. बेसिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से देखें तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज की ब्लड लेवल्स को मेंटेन करने में काम आते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन. इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स हैं जैसे अमाइलिन, सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. ये सब हार्मोन्स आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं वो हम अभी आगे देखते हैं. सबसे पहले ये देख लें कि इंसुलिन आती कहाँ से. हमारे दो मेजर टिश्यूज़ हैं पेनक्रियाज के अंदर. द एसिनी विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस इनटू द डोडेनम. ठीक है, एसिनी सेल्स हमारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं, और उसके अलावा एक और सेल्स हैं उनका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ये नाम आपको याद होना चाहिए. आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इसके अलावा ग्लूकागॉन भी सिक्रीट करता है, और ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं. ठीक है, सॉरी, हमारे पेनक्रियाज में सेल्स होते हैं. ठीक है, ये हैं पेनक्रियाटिक एसिनी. ये सिक्रीट कर रहे होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और फिर ये बीच में ये सेल्स आते हैं. ये फ्लावर शेप्ड हैं और ये दूसरी तरह के सेल्स हैं. ये जो सेल्स हैं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं, और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, तो मतलब हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं. बीटा सेल्स के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं. यहाँ देखें आप, ये हमारा पेनक्रियाज है. पेनक्रिया इस तरह से होता है, ये राउंडेड शेप्स होती हैं. ठीक है, इनमें से अगर आप एक राउंडेड शेप देखें तो ये इस तरीके से होगी. ये हमारे एसिनर सेल्स हैं जो डक्ट सेल्स होते हैं, जहाँ से हमारे सारे के सारे जूसेस डोडेनम में आते हैं. ठीक है, ये हमारे एफ सेल्स हैं, ये पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट करते हैं
ये हमारे अल्फ़ा सेल्स हैं जो ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं, और ये हमारे बीच वाले जो हैं ये बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, और ये हमारे डेल्टा सेल्स हैं बड़े से ये राउंडेड जो सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करते हैं। हमारा क्या काम है? बीटा सेल्स, ठीक है, हमने इनको देखना है जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। तो आगे चलें। अब ग्लूकोज की कैसे ग्लूकोज किस तरीके से हमारे सेल्स के अंदर जाता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। When blood glucose levels are elevated, insulin is released by the beta cells of pancreas. तो ब्लड लेवल्स जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट हो जाएंगे तो इंसुलिन हमारे बीटा सेल्स पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं जब हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, इन पेनक्रियाज के बीटा सेल्स ने इंसुलिन सिक्रीट कर दी। अब इंसुलिन क्या करती है? इंसुलिन हेल्प कर रही होती है ग्लूकोज की अपटेक बाय मसल एंड एडिपोज। दो होते हैं, मसल्स एंड एडिपोज। इन दोनों के सेल्स को हेल्प करती है ग्लूकोज लेने में। इसके अलावा एक और काम करती है, लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करती है। देखें, अगर आपको याद हो तो हमने ये पहले बात कवर कर ली हुई है, लेट्स रिवाइज इट, कि आपका बॉडी में जब बॉडी में आपकी जो है पहले आपकी ब्लड में ग्लूकोज होती है, ठीक है। ग्लूकोज जितने भी वो ग्लूकोज होती है जब ब्लड में आती है तो आपकी वो फिर बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ से सेल्स ग्लूकोज ले लेते हैं, ठीक है। अब ब्लड में से आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको भूख लगती है, हो सकता है कि कोई ऐसा मसला हो जाए आपने खाना नहीं खाया, ठीक है, तो डाइट से आपको ग्लूकोज नहीं मिली। क्या होगा? अब सेल्स में से ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगी, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होगी वर्किंग के लिए। तो फिर क्या होगा कि आपकी जो है जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई थी मसल्स में और लिवर में वो यूज़ होती है। जब वो भी यूज़ हो जाती है तो उसके बाद फिर लिवर क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए से, न्यू मतलब क्या है, लिवर के अंदर एबिलिटी होती है वो खुद से ग्लूकोज बनाता है, खुद से। एक्चुअली वो ग्लूकोज फैट से और प्रोटीन से बना रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी को कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज की सप्लाई मिलती रहती है। लेकिन जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज आ जाती है तो इंसुलिन क्या करता है? एक तो सारी बॉडी के सेल्स को हेल्प करता है ब्लड से ग्लूकोज लेने में, और दूसरा लिवर को जाके कहता है कि अब एक्स्ट्रा न्यू ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टॉप करता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाएं। करता किस तरीके से? ये किस तरीके से ग्लूकोज की सेल के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाएगा? तो एक इंसुलिन हमारी सेल्स की, मसल और एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। इंसुलिन उस स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है और उसके बाद GLUT4 को हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो सेल मेम्ब्रेन के पास आए और वहाँ से ग्लूकोज को लेके प्लाज्मा के अंदर ले जाए। ग्लूकोज को मतलब उठा के प्लाज्मा के अंदर ट्रांसपोर्ट करा दे, ठीक है। तो ये इंसुलिन करता है, ठीक है। मतलब इंसुलिन का फंक्शन एज अ मैसेंजर सिस्टम है, ठीक है। एज अ मैसेंजर है कि ये दरवाजे पे जाके नॉक करता है कि बाहर ग्लूकोज है, उसको ले लो, ठीक है। तो ये बताता है, अगर ये नहीं होगा तो सेल्स को पता नहीं चलेगा कि बाहर ग्लूकोज है, ठीक है। Glucose is transported into the cells in the body by isoforms of glucose transport proteins. जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स थी GLUT4 की तरह, वो सारी की सारी GLUT4 और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ये जो हैं दोनों आपकी जो हैं मिल के ग्लूकोज को अंदर ट्रांसपोर्ट करा देते हैं। द लेवल ऑफ GLUT4 is found primarily in skeletal muscle and adipose tissue and is insulin dependent। ऑब्वियस सी बात है कि इंसुलिन डिपेंडेंट होगा। जितनी आपकी प्रॉपरली बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट होगी उतनी ही आपकी सेल्स के ऊपर GLUT4 होगी। और दूसरी बात ये है कि GLUT4 आपकी सिर्फ
स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ में होती है, ठीक है। बाकी बॉडी के जितने भी सेल्स वगैरह हैं उनमें दूसरे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज की अपटेक कराने में हेल्प करते हैं, लेकिन मसल सेल्स और एडिपोज टिश्यूज़ में GLUT4 होते हैं। इंसुलिन इज़ इम्पॉर्टेंट हार्मोन इन सिग्नलिंग वेदर द बॉडी इज़ इन टाइम्स ऑफ प्लेंटी और नॉट। इंसुलिन ही है जो बताती है कि ग्लूकोज बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, ठीक है। इन टाइम्स ऑफ प्लेंटी इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन द लिवर एंड फैटी एसिड सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यूज़। तो जब हमारे पास अच्छी खासी ग्लूकोज होती है तो फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है लिवर उसको सिंथेसाइज उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ठीक है। और इसके अलावा एडिपोज टिश्यूज़ में फैटी एसिड्स की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा फैट होती है बॉडी में उसको वो मतलब एक्स्ट्रा जो एनर्जी होती है बॉडी में आई हुई होती है उसको वो कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ये भी इंसुलिन का ही काम है। इंसुलिन का काम है ब्लड को अपटेक ब्लड में से ग्लूकोज को अपटेक करने में हेल्प करता है बाय स्केलेटल मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़। दूसरा काम है इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस को लिवर में स्टॉप करना। तीसरा काम है इसका ग्लाइकोजन सिंथेसिस करना लिवर में। चौथा काम है फैटी एसिड सिंथेसिस करना इन एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज कैन नॉट एंटर सेल। ये सारी ग्लूकोज है, ये इंसुलिन रिसेप्टर है, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन नहीं है तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इंसुलिन इस तरीके से जैसे डोर का नॉब होता है, इंसुलिन जाके डोर के नॉब के अंदर जुड़ता है और ग्लूकोज वो डोर खोल पाता है, वरना ग्लूकोज नहीं अंदर एंटर हो सकेगा। इंसुलिन जब इंसुलिन होती है, इंसुलिन सिग्नल्स द सेल टू इंसर्ट GLUT5 ट्रांसपोर्टर्स इनटू द मेम्ब्रेन अलाउइंग ग्लूकोज टू एंटर द सेल। ये देखें, इंसुलिन यहाँ पे बाइंडर के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है। उसके बाद ये रिसेप्टर फिर सिग्नल करता है यहाँ पे GLUT4 को, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाए। फिर ये जाता है इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन पे जाके लग जाता है, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे लग जाता है तो ग्लूकोज इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी इंसुलिन ही होती है जो हेल्प करती है ग्लूकोज सेल को अपटेक करने में। अच्छा, ये देख लें, कुछ रेगुलेटर्स हैं इंसुलिन सिक्रीशन के। वो रेगुलेटर्स जो इंसुलिन को स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन बने, पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं कि इंसुलिन बने, वो हैं जब ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, जब ब्लड में अमाइनो एसिड्स या फैटी एसिड्स या कीटोन बॉडीज, ये जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स हैं ना, अगर ये ब्लड में होंगे तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली बात है कि पता चल जाता है कि अब ये हैं ब्लड में तो इनको इनकी जगहों पे पहुंचाना है, तो इंसुलिन फ़ौरन आ जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जैसे GIP गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकिनिन, सिक्रीटिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और एपिनेफ्रिन। ये सब के सब जो हैं कुछ हार्मोन्स हैं, जब भी ये एक्टिव होते हैं तो इंसुलिन भी सिक्रेट होती है। अब कुछ आपके इनहिबिटर्स हैं जो इंसुलिन की, देखें, अगर इंसुलिन हर वक्त ब्लड में रहेगी तो भी मसला है। अगर ब्लड में से ग्लूकोज ख़त्म हो जाए तो इंसुलिन उल्टा नुकसान देती है, ठीक है। तो जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन ले लेते हैं तो इंसुलिन का काम ख़त्म हो जाता है, तो इंसुलिन वापस चली जाती है, इंसुलिन सिक्रीट होना बंद हो जाती है। तो जो इंसुलिन सिक्रीशन के इनहिबिटर्स हैं वह हैं जब ग्लूकोज ब्लड में से कम हो जाता है, अमाइनो एसिड्स और फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में से कम हो जाता है, इंसुलिन सिक्रीट होना भी बंद हो जाती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जैसे सोमेटोस्टैटिन, एपिनेफ्रिन और लेप्टिन। ये सब वो हार्मोन्स हैं जो बताते हैं पैनक्रियास को कि अब इंसुलिन का काम ख़त्म हो गया है, अब ब्लड में से सारी ग्लूकोज सेल्स ने ले लिया है, तो अब इंसुलिन का काम ख़त्म हो गया, तो यू शुड स्टॉप सिक्रेटिंग इंसुलिन। तो ये वो हार्मोन्स, ये आपको नाम याद होने चाहिए। अच्छा, इंसुलिन के मेन टारगेट टिश्यूज़ जो हैं वो हैं लिवर, एडिपोज सेल्स और मसल्स। लिवर में जो है ग्लूकोकाइनेज, ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज,
PFK, PF2, PFK2, PFK1 और HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। एडिपोज में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर GLUT4, पायरुवेट लिपोप्रोटीन लाइपेज। मसल्स में ग्लाइकोजन सिंथेज, GLUT4 प्रोटीन सिंथेज। तो आपकी नॉर्मली जो हैं ये ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से इन सब के हार्मोन्स का और सब एंजाइम्स का रोल भी प्रॉपर पता चल जाएगा जब हम आगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे इन सब का, लेकिन अभी के लिए दीज एंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न। उसके बाद आ जाएं इंसुलिन एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये मैं बता चुकी हुई हूँ, हम सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं। लिवर में क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस को स्टिमुलेट करता है, मतलब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। प्रोमोट्स ग्लूकोज स्टोरेज एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बनाने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों को इनहिबिट करता है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस ये तब होते हैं जब बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज ख़त्म हो चुकी होती है, लेकिन अभी तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज होती है, इसलिए इन दोनों का कोई काम नहीं है, इसलिए इनको ये इनहिबिट कर देता है। और ग्लाइकोजन की स्टोरेज में हेल्प कर रहा होता है और ग्लाइकोजन से एनर्जी लेने में हेल्प कर रहा होता है। मसल्स के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज की अपटेक में हेल्प करता है, ठीक है, GLUT4 के ज़रिए से करता है। और दूसरा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोरेज में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यूज़ में क्या करता है, ग्लूकोज को एडिपोसाइट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज की यहाँ पे भी ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा होता है। और प्रोमोट करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, ग्लूकोज से ट्राइग्लिसराइड्स बन सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे कैसे बनते हैं, तो उसको भी हेल्प करता है। फिर लिवर में क्या करता है, ये हो चुका होगा, ठीक है, मैं आपको भी बता चुकी हुई हूँ। तो ये आप कह लें इंसुलिन का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है, ये आप बेसिक समरी देख लें और इसको मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हुई हूँ। अब आप आ जाएं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कैसे मेंटेन रहते हैं बॉडी में, तो उसको हम इस फिगर से याद रखते हैं। सबसे पहले व्हेन अ पर्सन ईट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल राइजेस, हमने खाना खाया, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हुई और उससे इंटेस्टाइन से ब्लड में काफ़ी ज़्यादा ग्लूकोज आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज आती है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स स्टिमुलेट द पेनक्रियाज टू सिक्रीट इंसुलिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हाई होती है, इससे पेनक्रियाज को, ये एक आपके लिए इंडिकेटर है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हाई होते हैं तो पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करते हैं ब्लड में, ठीक है। ये देखें आपकी ब्लू कलर की जो डॉट्स हैं ये आपका ब्लड है और जो ये येलो कलर के हैं ये इंसुलिन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स and storage as glycogen in liver and muscles. Insulin also stimulates the conversion of excess glucose into fat for storage. ये भी हमने रिवाइज किया है इंसुलिन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कि जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज आती है तो इंसुलिन क्या करती है, ये हेल्प करती है ग्लूकोज को, ये हेल्प करती है कि बॉडी के सेल्स ग्लूकोज को ले सकें। दूसरा हेल्प करती है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में, और एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कहाँ कन्वर्ट होती है, लिवर में भी और मसल्स में। तीसरा, अभी भी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको वो फैट में फैटी सेल्स में, फैट के जो सेल्स हैं एडिपोसाइट्स उनमें लेके जाती है और वहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। जब ये सारे फंक्शंस होंगे तो क्या होगा कि आपके ब्लड में से ब्लड वेसल्स में से और ब्लड में से आपकी ग्लूकोज बहुत कम रह जाती है। जब ग्लूकोज कम रह जाती है तो क्या होता है कि ब्लड लेवल्स डिक्लाइन कर जाते हैं ग्लूकोज के। जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं तो पेनक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, ठीक है। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन हेल्प कर रहा होता है लिवर सेल्स को, स्टिमुलेट करता है कि लिवर और आपकी जो लिवर में ग्लाइकोजन होती है उसमें वो लिवर को स्टिमुलेट करता है कि जो ग्लाइकोजन स्टोर हुई हुई है वो ब्रेक डाउन हो और वापस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए।
और फिर उसके बाद दोबारा से आपकी ब्लड राइज़ कर जाती है। इस तरीके से हमेशा हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल्स जो हैं मेंटेन्ड रहते हैं। अगर ये होमोस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है आपको। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि इंसुलिन का क्या काम है और किस तरीके से हमारे ब्लड में ग्लूकोज हमेशा मेंटेन रहती है। इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, लेकिन इसी फिगर से रिवाइज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि जब आप खाना खाते हैं तो ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होती है तो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर देते हैं। इंसुलिन ब्लड में आती है तो हेल्प करती है कि सारी बॉडी के जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज लेने और लिवर में भी ग्लूकोज आ जाए, ठीक है। फिर दूसरा वो क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अभी भी अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके फैट सेल्स में स्टोर कर देते हैं। अब ब्लड में से ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाएगी। जब कम होना शुरू हो जाती है तो पैनक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है। ग्लूकागॉन फिर क्या करता है, जाके लिवर सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करे। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होती है जो कि लिवर ने अपने अंदर स्टोर की हुई थी और उससे ब्लड में फिर से ग्लूकोज आ जाती है। दैट्स हाउ आपकी ब्लड में ग्लूकोज मेंटेन रहती है। ये मेंटेनिंग बैलेंसिंग विद इन नॉर्मल रेंज, और ये मैं आपको अभी बता चुकी हुई हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि आपकी जो है, अगर आप बैलेंस्ड मील्स लेंगे, ठीक है, तो आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज है वो आपकी रेगुलरली इंटरवल्स के साथ ब्लड में आती रहेगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ब्लड में बार बार ग्लूकोज आती रहती है। तो इस तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको बैलेंस्ड मील्स में कार्बोहाइड्रेट्स नॉर्मल होते हैं, फाइबर्स होते हैं, थोड़ा सा फैट होता है, ठीक है। तो आपकी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में ग्लूकोज आती है। आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में ग्लूकोज आएगी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन रहेंगे। अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन ना रहें, ठीक है, जैसे आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खा रहे हों या बॉडी में कोई मसला हो जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है या हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, ठीक है। डायबिटीज़ में नॉर्मली ये होता है, एलिवेटेड लेवल्स होते हैं शुगर के, और हाइपोग्लाइसीमिया में ज़्यादातर ये होता है कि लेस देन बिलो लेवल्स होते हैं शुगर के, और दोनों कंडीशंस दे आर नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। तो इसमें आपकी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी सही रहेगी तो आपको डायबिटीज़ और हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता। अब आप आ जाएं ग्लाइसेमिक रिस्पांस टू कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइसेमिक रिस्पांस टू कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि किस रेट पे जब आपकी इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगी। ज़्यादा रेट से ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगी, बहुत फास्टली ब्लड में आएगी, या स्लोली आएगी, वो है ग्लाइसेमिक रिस्पांस टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स से के खाने से आपके ब्लड में फ़ौरन ग्लूकोज आ जाती है और अचानक आपकी ब्लड शुगर लेवल्स की पीक हाई कर जाती है, राइज़ कर जाती है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में इस खाने से थोड़ी थोड़ी करके आती है। जो जिनसे थोड़ी थोड़ी करके आती है वो आपके फाइबरी फूड्स होते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जिनसे अचानक पीक हाई करती है वो आपके शुगरी फूड्स होते हैं, चीनी वाले फूड्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, चॉकलेट हो गई, जूसेस हो गए, ठीक है। तो अगर आपकी ये मेंटेन्ड ना रहे, ठीक है, अगर आपके एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहें हर वक्त, ठीक है, जैसे ये चीनी वाले शुगरी खाने से, तो आपको क्रॉनिक डिजीज़ेस और डायबिटीज़ हो सकती है। तो ऐसे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काम आती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होती है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है जिसमें आप ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हर फूड की ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, ठीक है। वो ये है कि वो बताता है कि कौन सा खाना खाने से कितनी % ग्लूकोज में कितने % आपके ब्लड लेवल्स राइज़ कर जाएंगे। तो क्या कहते हैं, ज़्यादा जल्दी राइज़ कर जाएंगे या बहुत स्लो राइज़ करेंगे या कम आहिस्ता राइज़ करेंगे, उसकी ना आप कह रहे हैं डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कई कार्बोहाइड्रेट फूड्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स नोट की हुई है, ठीक है।
तो जो डायबिटिक्स वगैरह होते हैं या वो लोग जो अपनी कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग कर रहे होते हैं, वो सिंपली टेबल्स होते हैं, वहाँ से जाके ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं कि कौन से कार्बोहाइड्रेट की कितनी है। तो जिनकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो वो खाते हैं। हमें ज़्यादातर पता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स वो होते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये सब आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है स्लोली कम आपकी ग्लूकोज ब्लड में आती है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स वो होते हैं जिनसे फ़ौरन ग्लूकोज आपके ब्लड में आ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है, आप वो देखें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ओवर द बेसलाइन period of a 2 hour following the consumption of a defined amount of carbohydrate, usually 50 gram, compared with the same amount of carbohydrate in a reference food. इसका मतलब ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। अब हमने किस तरीके से ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर किए हुए या क्या तरीका है, तो वो ये है कि नॉर्मली हम देखते होते हैं कि खाना खाने के बाद के 2 घंटे बाद आपके ब्लड में कितनी ज़्यादा ग्लूकोज है, ठीक है। उसको हम यूजुअली कंपेयर करते हैं 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम 50 ग्राम ऑफ ये नॉर्मली इस तरीके से है कि रुकें दोबारा से शुरू करते हैं। आपका रेफरेंस फूड होता है, ठीक है, वो होता है कि कितना ग्राम आपने जो है कोई भी आपने रेफरेंस फ्रूट लिया है, ठीक है, वो नॉर्मली आपका 50 ग्राम में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है कि आप क्या करते हैं, उसको आप रेफरेंस फूड, अच्छा चलिए मैं आपको बता देती हूँ रेफरेंस फूड होता है क्या। रेफरेंस फूड आपका नॉर्मली या तो वाइट ब्रेड होती है या आपकी ग्लूकोज होती है, ठीक है। ये दोनों आपके रेफरेंस फूड हैं। हम एक इंडिविजुअल को ये खिलाते हैं, ठीक है, और 2 घंटे बाद देखते हैं कि उस इंडिविजुअल की ब्लड में कितनी ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है, उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। वो एक अमाउंट जो है ना वो आपकी स्पेसिफाइड अमाउंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस इंडिविजुअल को उतने ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड खिलाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब ये खा लेने से कितना आपका जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड खिलाया, 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड में 50 ग्राम थी, ठीक है, या चलें आप 50 ग्राम ग्लूकोज कर लें, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने एक इंडिविजुअल को खिला दिया, उससे हमने देखा कि कितना आपका ग्लूकोज लेवल राइज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको पोटैटोज़, बेक्ड पोटैटोज़ खिलाए, वो भी 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट थे, ठीक है। 50 ग्राम बेक्ड पोटैटोज़ की जितनी अमाउंट बनती है वो खिला दिए। अब हमने देखना है कि 2 घंटे बाद ब्लड में कितना ग्लूकोज लेवल राइज़ किया है, ठीक है। उसको हम नोट कर लेंगे, ज़्यादा था या कम था। इस तरीके से हमने डिफरेंट फूड्स की ग्लाइसेमिक इंडेक्स नोट की हुई है, ठीक है। इसको एक्चुअली कहते हैं ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स टू फूड, ठीक है। और इसको हम मेजर करते हैं थ्रू ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, वो हमने हर फूड की मेजर की हुई है और वहाँ से हम देख लेते हैं कि कौन सा फूड से कितनी ब्लड ग्लूकोज आपकी लेवल हाई राइज करती है, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि उस फूड की स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता ब्लड में ग्लूकोज लेवल राइज़ करता है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे जाता है कर्व। मतलब स्लोली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई होगा और फिर स्लोली आपका इस तरीके से मेंटेन रहता है और फिर उसके बाद वो इस तरीके से होता है कि आपका स्लोली ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ही नीचे जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है तो उसका कर्व इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो ये देखें, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाती है अचानक और फिर बहुत ज़्यादा नीचे जल्दी फॉल कर जाती है। तो इस तरह से आपका ब्लड ग्लूकोज बहुत हाई होता है फिर बहुत नीचे चला जाता है। हमने नॉर्मली मेंटेन करना होता है। नॉर्मली मेंटेन हमारे लो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स से होता है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड से, ठीक है।
तो फास्ट ऑब्जॉर्प्शन अ सर्ज इन ब्लड ग्लूकोज सर्ज का मतलब अचानक राइज कर जाना, ठीक है। ओवर रिएक्शन हो जाना, फिर ओवर रिएक्शन ग्लूकोज नीचे प्लंज कर जाना, ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो इस तरह के फूड्स हमें लिमिट करने चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स आपके होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। हमारा जो रेफरेंस फूड या टेस्ट फूड होता है वो ज़्यादातर वाइट ब्रेड होती है, उतनी वाइट ब्रेड, और उस वाइट ब्रेड को हमने 100 स्कोर दिया हुआ है, ठीक है। 50 ग्राम वाइट ब्रेड, ठीक है। वाइट ब्रेड जिसके अंदर 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसकी जितनी भी अमाउंट है, ठीक है। और जब हम खाते हैं तो हमारा 2 घंटे बाद 100 लेवल ग्लूकोज का 100 राइज कर जाता है, ठीक है। और इस कर्व के साथ हम बाकी सारे फूड्स को मेजर करते हैं, ठीक है। ये एक कर्व होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए से हम मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर आपकी वाइट ब्रेड यूज़ होती है, लेकिन अगर आपकी ग्लूकोज यूज़ हो रही हो, ठीक है, एज आ रेफरेंस फूड, तो उसको हम 100 दे देते हैं और वाइट ब्रेड को हम 71 दे देते हैं, ठीक है। ये देखें, आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे आप तो अचानक राइज करेगा और बहुत जल्दी नीचे प्लंज कर जाएगा। 2 घंटे बाद, ये देखें, 2 घंटे से भी पहले वो बहुत पहले उसका कर्व आ गया, ठीक है, और बहुत जल्दी वो नीचे गिर गया, बेस लाइन से भी नीचे गिर गया। लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आपका, ये देखें, आराम से आपका कर्व जाता है, इतना हाई नहीं जाता, ठीक है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। और फिर बेस लाइन से नीचे भी नहीं जाता। बेस लाइन से नीचे जाने का मतलब है कि बिल्कुल नीचे गिर गई आपको दोबारा से कार्बोहाइड्रेट फूड खाने की ज़रूरत है ताकि ब्लड में ग्लूकोज में लेवल मेंटेन रहे, या फिर आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है कि वो एटलीस्ट इसको यहाँ तक लेकर आए, ठीक है। तो ये आपका जो है नॉर्मल कर्व है। इस तरीके से आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता, ना टू हाई और ना ही टू लो, ठीक है। दिस इज़ योर नॉर्मल लिमिट। नॉर्मल लिमिट इतनी है आपकी, इतना आपका लेवल नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, जितना ये है। वेरिएशंस आती हैं, कई आपके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वेरिएशन आ जाती है, वो होता है डिफरेंसेस इन फूड प्रिपरेशन। सिर्फ फूड प्रिपरेशन के डिफरेंसेस में भी फ़र्क आ जाता है। जैसे मैश्ड पोटैटोज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ और है और बेक्ड पोटैटोज़ का खाली, बेक पोटैटोज़ होते हैं पूरा पूरा पोटैटो, उसको ओवन में बेक किया होता है और उसको काट के आप खाते हैं। लेकिन मैश पोटैटो का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स और है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स अगर अंदर कौन से यूज़ हुए हैं, मैश अंदर खाली गार्लिक डाला हुआ है, अंदर वेजिटेबल्स डाले हुए हैं, अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, थोड़ा सा भी कोई आप इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, सिंपल शायद 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाती है। इसके अलावा फूड का टेम्परेचर, हॉट फूड का जो टेम्परेचर है उससे आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है, नॉर्मल फूड से या ठंडे फूड से ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहती है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं, काफ़ी वेरिएशंस हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। इसलिए हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम उसको अपना बेसिक नहीं बना लेते, ठीक है। कि मतलब ये है कि हम मैयर ज़रूर करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को, लेकिन हमारा अगर हमने किसी की डायबिटीज़ मेंटेन करनी है तो हम सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को एज आ रेफरेंस नहीं बनाएंगे, हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का यही चीज़ है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा उसमें आ जाती है। इट्स अ गुड मैयर, बट हम इसको सिर्फ सोल मैयर नहीं रखेंगे, ठीक है। ग्लाइसेमिक लोड बेसिकली यही है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने एक फूड का चेक किया था, ग्लाइसेमिक लोड ये है कि सारे दिन में जितने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड का है सबका हमने लोड चेक किया, और फिर हमने देखा उस इंडिविजुअल का पूरे दिन में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो तो नहीं रहता, पूरे दिन में कितने कार्बोहाइड्रेट फूड खाए कि पूरे दिन में उस बंदे का या उस पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन्ड रहा, उसको हम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। अब आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली ख़त्म हो गया है। फिर अब आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आ जाएगा, जिसमें आपके सारे के सारे साइकिल्स हैं, TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये सारे के सारे। तो फिर हम उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफ़िज़।